आज फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जिस तरह का विवाद इस वक्त खड़ा हुआ है, उसको लेकर के दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। ख़बर यह है कि तमाम लोगों को गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। हालांकि सरकार ये कहती है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। दो तरह की प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये एहसास ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो उनकी होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ये कहती है कि हमारा सबसे पुराना रिश्ता फ़िलिस्तीन से है, गांधी के वक्त से लेकर और अभी तक। दूसरी तरफ मोदी साहब इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को देख के फ़िलिस्तीनियों को आतंकवादी भी कहते हैं। उसकी वजह से हर जगह उनके जो चाहने वाले हैं उसको किसी सूरत से इलेक्शन मैनिफेस्टो में बदलने की कोशिश करते हैं। ये सरकार हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है। इसको बिल्कुल ये एहसास नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिसी क्या होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इसको इल्म नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, इनको तारीख़ मालूम नहीं है। इस वजह से ये अपने जज्बात के तहत ये बयान दे देते हैं। जहाँ तक कि पूरी दुनिया में उन मुल्कों में जो इसराइल के बड़े हामी और सपोर्टर हैं, यानी फ्रांस है, बरतानिया है, जर्मनी है, इटली है, जो उनके ख़ास और ख़ास हिमायती हैं, वहाँ आवाम को मना नहीं किया गया है। अमेरिका जो उनकी बाकायदा साथ में जंग में हिस्सा ले रहा है, और वो अमेरिका के बारे में ये कहा भी जाता है कि भाई इसराइल उसका नाजायज़ बेटा है। और वहाँ अमेरिका के हर बड़े शहर में आदमियों की इस बात की इजाज़त है कि वो अपने उस गम और गुस्से का इजहार करें जो इस वक्त फ़िलिस्तीनी बच्चों, बीवियों और बच्चों और नौजवानों के ऊपर जो बमबारी हो रही है। कहा यह जाता है, एक प्रोपेगेंडा है, हमने पढ़ा था किताबों में बचपन में भी कि साहब होलोकॉस्ट हुआ और हिटलर ने कितने लाख यहूदी मार दिए। मुझे तो यकीन नहीं है कि इतना यहूदी उस ज़माने में था भी, क्योंकि यहूदियों की पॉपुलेशन तो बहुत थोड़ी सी है कि उनके यहाँ कन्वर्जन तो है नहीं। इनके यहाँ तो बाई बर्थ यहूदी होता है। तो बाई बर्थ इतने लोग कहाँ थे अगर मार दिए गए थे? अभी भी कहाँ हैं। लेकिन ऐसा ख़तरनाक हमेशा तक कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इस सदी का जो सबसे बड़ा होलोकॉस्ट हो रहा है वो गाज़ा में हो रहा है, जहाँ आप सब तरफ से बंद करके, पानी, बिजली, खाना सब बंद करके खुले आसमान के अंदर आप बम फेंकते रहें, अस्पतालों के अंदर बम मारें, जो कैंप यूएन के बने हैं उसमें बम मारें, और ये कहें कि साहब हम बच्चों को साथ कर नहीं रहे हैं। और इसमें कई ऐसे लोग निकले जो ख़ास तौर से बरतानिया का जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, वो फॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान का एक शहरी रहा है। उसके माँ बाप यहाँ के शहरी थे। वो इसराइल में जाके ये कहता है प्राइम मिनिस्टर के सामने कि साहब हम आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहे हैं कि आप सिविलियंस के साथ कुछ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक पूरा गैंग है जो इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों पे काबिज़ है, जो ये कह रहा है कि ये मज़लूम नहीं है। वो जो बच्चे जो माँ के पेट में मर रहे हैं उनको भी वो आतंकवादी बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस चीज़ को लेकर के नाराज़गी जताई और कहा कि हमास जो कर रहा है वो अपने सुरक्षा के तहत उस काम को कर रहा है, और जिस तरह से तमाम चीज़ें की गई हैं, पानी, बिजली, दवाएं जो ब्लॉक की गई हैं, इसे किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इसे फ़ौरन जो है ख़त्म किया जाना चाहिए ब्लॉकेज को। लेकिन इज़राइल ने उसके बाद जो बात कही है और सीधे तौर पे ये कहा है कि इन्हें हट जाना चाहिए और इन्हें जो है अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है सेक्रेटरी जनरल को। उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूएन की हैसियत क्या है, कि एक एग्रेसर मुल्क जिसने दूसरों की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिसने आज तक कोई भी रेजोल्यूशन माना नहीं है, और आपको याद ही है कि यासिर अरफात ने
एक एग्रीमेंट हुआ था, ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यह बात वाज़ेह हो गई थी कि दो शहर मुल्क बनेंगे और एक जो वेस्ट गाज़ा है, फ़िलिस्तीन का एरिया है, ये सब फ़िलिस्तीन की हुकूमत होगी। आज इसके भी 10-12 साल हो गए और उन जगहों पर जहाँ पर नए मुल्क की या फ़िलिस्तीन की हुकूमत बनाने की बात थी, वहाँ पर नई कॉलोनियाँ बनाई गई और एक मेंबर सेक्रेटरी जनरल को ये कह रहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। और ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया एक्सपोज हो गई है और पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि हम इस मुल्क दुनिया में हम ही 5-7 लोग हैं जो हाकिम रहेंगे और वो करते रहेंगे। वर्ल्ड वार के बाद ये बड़ा बदनसीबी हुई। मैं उस वक्त नहीं समझ पाया था कि जब ये रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, और उस वक्त में मुझे ये लगा, क्योंकि मैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस में था, कि चलिए साहब ये एक तमाशा ख़त्म हुआ लेफ़्ट के लोगों का और कम्युनिस्ट का। लेकिन अब ये अंदाज़ा हुआ कि रशिया के ब्रेक के बाद इस दुनिया में अमेरिका अकेला गुंडा रह गया और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। जहाँ तक कि गाज़ा की लड़ाई का मसला है, फ़िलिस्तीन की लड़ाई का मसला है, ये तो दुनिया को मालूम है कि वो निहत्ते लोग हैं, उनके पास बहुत महदूद दराएं हैं। तो इसराइल जंगी तौर पर तो जीत जाएगा और वो जीतेगा भी, उसको क्या सभी उनके साथ हैं। अमेरिका ने अपने बेड़े लगा रखे हैं, अपनी फ़ौज लगा रखी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद फ़िलिस्तीन अपनी लड़ाई जीत गया है और फतेह होगी। ये जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं फ़िलिस्तीनियों ने, चाहे वो हमास के हों या यहाँ के हों, उनकी कुर्बानियों ने फ़िलिस्तीन की एक नई स्टेट की बुनियाद रख दी है। उसको अब दुनिया रोक नहीं सकती है। और जहाँ तक कि ये अरब ममालिक हैं, इनकी चुप्पी और इनकी खामोशी, इनके अपने ही लोग या तो इनको गद्दियों से उतारेंगे और या फिर इनको मजबूरन कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। अच्छा, इजराइल ने डिमांड की है भारत से कि हमास और फ़िलिस्तीनियों को जो है आतंकवादी घोषित किया जाए, क्योंकि फ़िलिस्तीन को जिस तरह से भारत ने 6.5 टन जो तमाम चीज़ें भेजी हैं रिलीफ के तौर पर, उसको लेकर के भी एक तरह से नाराज़गी जाहिर की गई थी इजराइल की तरफ से। लेकिन जो इजराइल की ये जो डिमांड आई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हमेशा से भारत इजराइल के साथ खड़ा रहा है और उम्मीद है कि आतंकवादी घोषित किए जाने में वो हमारा साथ देगा। भारत इजराइल के साथ कभी नहीं खड़ा रहा। भारत वो मुल्क है जिसने गांधी के ज़माने में कह दिया था, उस वक्त तो सन 38 की बात है, गांधी ने अपने हरिजन अखबार में लिख दिया था कि फ़िलिस्तीन अरबों का है, यहाँ कोई दूसरे लोग नहीं बसाए जाएंगे। जिस तरह से फ्रांस फ्रांसीसियों का है और इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, वैसे ही वो उनका है। और हमेशा नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इस मुल्क ने हमेशा इसराइल की मुखालफत करी है, उसके वजूद की मुखालफत करी है। हाँ, पॉलिटिकल वजहों से और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में और बिजनेस की जब मार्केट बढ़ गई, ओपन हो गई, हमारे बहुत से एग्रीमेंट इनके साथ हुए हैं, इसराइल के साथ। लेकिन क्या हिंदुस्तान मिडिल ईस्ट को छोड़ के ज़िंदा रह पाएगा? हमारी इकानमी का 33% हिस्सा वहीं से आता है, फॉरेन एक्सचेंज। हमारा पूरा पेट्रोल वहीं से आता है। अगर ये वो कर सके तो क्या हिंदुस्तान मिडिल ईस्ट को छोड़ देगा? आप सोचिए कि कई मिलियन लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं। एक बात तो वाज़ेह हो गई है इस लड़ाई से, सालों सालों के बाद, 67 के बाद, 1967 के बाद ये अरब वर्ल्ड पहली बार एक हुआ है। ऐसे में क्या हिंदुस्तान इतनी हिमाकत करेगा? ये सोचना भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के फॉरेन
ऑफिस में जो लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेट जो दुनिया की सियासत को जानते हैं, वो अपने कदम बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। जो डैमेज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दे के कि ये आतंकवादी हैं, जो डैमेज किया था उसको फॉरेन ऑफिस ने एड पहुंचाकर सबसे पहले, हालांकि वो एड वहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन बाकायदा शान शौकत के साथ, ऐलान के साथ कि हमने इतने टन एड भेज दिए, कैरो जब रास्ता खुलेगा तो जाएगा। वो एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आज अरब मुल्क को हिंदुस्तान पे एतबार है। और मैं समझता हूँ ये फैसला कम से कम हिंदुस्तान को जो लोग जानते हैं वो नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ तक ये है कि भक्त लोग हैं, इनके विचारों की अक्ल है नहीं, ये जो शाखा में जितना पढ़ाया जाता है उतना ही उनको मालूम है। तो लेकिन आज हिंदुस्तान को और वो सारे मुल्क, अगर ये एक्सेलरेट होती है और होगी, ऐसा मुझे लगता है, उसकी वजह यह है कि आप मुल्क के बादशाहों को तो रोक सकते हैं, लेकिन वो संगठन जो इस वक्त बेचैन है अपनी, उनको ये ख़तरा लगता है कि इसराइल अभी तक छीनते छीनते ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जगह उन्होंने छीन ली है। अब ये गाज़ा में भी अगर ये छीन के आ गए तो फिर बॉर्डर बिल्कुल मिलता है जॉर्डन से और इजिप्ट से। अभी तक तो जॉर्डन और इजिप्ट के लोग इसलिए मुतमईन थे, उनके बादशाह, कि भाई वो जोन में वो अपने निपटे, हम बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये वहाँ पहुँच जाएंगे तब तो डायरेक्ट उनसे होगी। तो ये शक्ल बहुत ख़तरनाक शक्ल पैदा हो गई है। और इसमें जो सबसे बड़ा जिम्मेदार जो शख्स है वो अमेरिका का सदर है। अमेरिका का सदर अगर चाहता तो ये सीज़ फायर उसी दिन करा देता और यूएन का जो रेजोल्यूशन है उसको पास कराता, और जो एग्रीमेंट हुआ था कि भाई दो मुल्क अलग अलग दोस्ती के साथ रहेंगे तो करवा सकता था। लेकिन अमेरिका ने जो रोल अदा किया है, इससे ये बात साबित हो गई कि ये दुनिया में जो भी हो रहा है, और ये बहुत ही बुज़दिल कौम है अमेरिका की। आप देखिए, अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज भेज दी, वो बेचारे कच्चे घर छप्परों में रहने वाले वहाँ बम्बार्डमेंट कर दिए। इराक़ में फ़ौज भेज दी, ख़त्म कर दिया इराक़ को। लेकिन जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, वहाँ फ़ौज नहीं भेजी, वहाँ का असलाह देंगे। यूक्रेन वालों से कहा तुम मरो, वो मर रहे हैं बेचारे, ये असलाह भेज रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। यहाँ इन्हें मालूम था कि ये फ़िलिस्तीनियों के पास है क्या, और अरब मुल्क हमारा बिगाड़ेंगे क्या, क्योंकि हमारे पैसों, हमारे उनसे मामलात हैं, हमारे ग़ुलाम हैं वो। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जब आप फ़िलिस्तीन में मज़लूमों को इस तरह से बम्बार्डमेंट करेंगे। कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि इराक़ और अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने जितने बम मारे हैं उससे कहीं ज़्यादा बम इस 35 किलोमीटर की इस ज़मीन पर इस पिछले 10 दिन में मारे गए। आप इमेजिन करें, ये होलोकॉस्ट नहीं है तो क्या है? दुनिया की बदतरीन कत्ल गारतगरी है ये। और अमेरिका आज भी ये कह रहा है कि हम सीज़ फायर को विटो करेंगे, और कर रहा है। अच्छा, एक सवाल ये समझना आपसे चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, इजराइल के समर्थन में राजधानी दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन फ़िलिस्तीनियों की इंसानियत को सामने रखते हुए जो लोग सड़क पे आ रहे हैं, या मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो लोग प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति है? ये हुकूमत की मेंटल कैफियत बयान करती है। हुकूमत के अंदर जो चंद लोग बैठे हैं, जिनका मकसद में सिर्फ यह है कि भाई कहीं पर भी हो मुसलमान मारा जाए। अब बताइए कि इसराइल से हिंदू मज़हब से क्या ताल्लुक़ है? लेकिन यहाँ तो ऐलान हो रहा है कि आप दरवाज़ा खोलिए, हम लड़ने जा रहे हैं। क्यों? वो जो एक वहाँ गाज़ियाबाद का जो एक लफंगा है, वो अपने को बाबा कहता है, वो तो ऐलान कर रहा है कि हम जाएंगे
हमें दरवाज़ा खोलो, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि हम इस्लाम को ख़त्म नहीं कर देंगे, उस वक्त तक कि जब तक कि कुरान को ख़त्म नहीं कर देंगे हम लड़ेंगे। उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये मेंटल साइकी है इनकी, ये प्रॉब्लम है इस मुल्क की। इस मुल्क में जितनी जल्दी हो इस सरकार को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये मुल्क के पड़ाक से उड़ा देंगे। आप देखते हैं कि क्या हो रहा है कि अभी कुछ हिंदुस्तानियों को कुवैत से निकाला गया, अभी कुछ को सऊदीया से निकाला गया। इसके असरात क्या हो रहे हैं? अब आप सोचिए कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये जो मिलियंस और मिलियंस लोग हर महीने यहाँ रेमिटेंस भेज रहे हैं, अपने घर को बना रहे हैं, ये वापस आएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये कहाँ बसेंगे? तो ऐसी शक्ल में मैं समझता हूँ कि सरकार और उसकी पुलिस, ये इनकी ज़हनियत है। हकीकत में न इसराइल के फेवर में डिमॉन्स्ट्रेशन को रोकना चाहिए, न फ़िलिस्तीन के हिमायत में डिमॉन्स्ट्रेशन को रोकना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री की मानी यही है कि आप अपने अपने ख्यालात का इजहार ओपनली करें जब तक कि वायलेंस नहीं है। लेकिन ये मुल्क ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, ना ही अपनी सेकुलर कंट्री है। कहने को तो सब है, ऑन पेपर है, अगले इलेक्शन जीतने के बाद वो पेपर पे भी नहीं रहेगा।